Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of November 2023. 16 नवंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एनिमल सर्टिफिकेट्स इज इनकरेक्ट। एनिमल सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनिमल आर्टिकल इज एनी आर्टिफैक्ट विच इज मेड विद पार्ट और होल ऑफ अ वाइल्ड एनिमल लिस्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पोजेशन और सेलिंग ऑफ एनिमल आर्टिकल्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तीसरा कह रहा है द पोजेशन of animal certificate of animal article is considered legal if a person has inherited the article from a blood relative or a spouse. And चौथा है the ownership certificate for an animal article will be issued by the district forest officer. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो एनिमल आर्टिकल सर्टिफिकेट देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ वार्डन को है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ना कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। तो चीफ वार्डन जो होता है फॉरेस्ट का, उसके पास ये पावर रहती है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेशन सेशा समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद। किसके साथ एसोसिएटेड है ऑपरेशन सेशा? तो ऑप्शंस हैं टू कर्व द लीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, दूसरा है टू कर्व चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, तीसरा है टू कर्व द इंक्रीजिंग नारकोटिक सब्सटेंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, एंड चौथा है टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर्स ट्रेवलिंग अलोन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू कर्व द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, है ना। तो ऑपरेशन सेशा जो है वो इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर को ख़त्म करने के लिए है। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सबसे पहली बार एक्यूरेटली डिटरमाइन किया था? ऑप्शंस आर सत्येंद्र नाथ बोस, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। द करेक्ट आंसर इज सी, हेनरी कैवेंडिश। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल थे जिनके बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं हम न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है, 39 किल्ड एज बस फॉल्स इनटू डीप गॉर्ज इन जम्मू कश्मीर डोडा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो लोकेशन के लिए आपको ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जो है आपकी है डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो कि चेनाब वैली में आता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है? चेनाब वैली में। और ये पूरा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। दूसरा जो सवाल है वो है यहाँ पे आपका गॉर्ज वर्सेस कैनियन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है उसके बारे में बता दूँ। देखो, दोनों ही हैं वैलीज़ ही, है ना। कई वैलीज़ वी शेप्ड होती हैं, कई वैलीज़ यू शेप्ड वैलीज़ होती हैं, है ना। तो हैं दोनों वैलीज़ ही, बट क्या होता है जो गॉर्ज होता है, इट्स अ डीप वैली विद अ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड, है ना। जब डीप वैली हो विद स्टीप टू स्ट्रेट, बिल्कुल स्टीप से लेकर स्ट्रेट तक की साइड्स होती हैं उसकी, वो आपकी खड़ी वैली जो होती है मतलब लगता है गॉर्ज कहलाती है। और कैनियन जो होता है इट इज़ स्टेप लाइक स्टेप लाइक होती है ना। दे आर स्टेप लाइक एंड दे आर एज डीप एज गॉर्ज ओनली, दे आर ऑल्सो एज डीप एज गॉर्ज। एंड कैनियंस जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रॉड माने जाते हैं, और जो आपकी गॉर्जेस हैं वो थोड़ा नैरो मानी जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये तो डिफरेंसेस की बात हो गई। अब हम और आपको बता दें थोड़ा आगे इसके बारे में। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है चेनाब के बारे में। चेनाब वैली चुकी थी यहाँ पे, तो चेनाब के बारे में बता दो। चेनाब जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। क्या है चेनाब? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और 2 स्ट्रीम से मिलकर के बनती है। चेनाब किससे बनती है? 2 स्ट्रीम से मिलकर के, ठीक है ना। पहली स्ट्रीम है चंद्रा, दूसरी स्ट्रीम है भागा, और ये दोनों जो स्ट्रीम्स है चंद्रा और भागा के ज्वाइन करती है तांडी नाम की एक जगह है कीलोंग में, हिमाचल प्रदेश में। तांडी नाम की जगह है कीलोंग, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ जाकर ये दोनों मिलती हैं चंद्र और भागा, और क्या बनाती हैं? चंद्रभागा,
ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लगभग ये 1180 किलोमीटर तक बहती है इंडिया में चेनाब, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंटर करती है। और झेलम जो है वो ज्वाइन करती है चेनाब को झांग जगह में, जो कि पाकिस्तान में झांग, और झेलम ज्वाइन करती है चेनाब को वहाँ पे। और रावी भी जो है वो पाकिस्तान इंटर करने से पहले ज्वाइन करती है चेनाब को नियर सराय सिंधु पे ज्वाइन करती है। एंड इसके अलावा ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है सराय इसके बारे में, रावी के बारे में, कि ये जो एरिया है लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजल एंड धौलाधार रेंजेस, वहाँ पर बेसिकली ये क्या करती है, ड्रेन करती है उस एरिया को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था चेनाब और चेनाब के बारे में, और प्लस एक लोकेशनल क्वेश्चन तुमको मिल ही गया है, तो आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है मोदी लॉन्चेस मिशंस फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सबसे बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी हैं? तो मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर बेसिकली द पीवीटीजीज, यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे आर द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। उनके लिए लॉन्च की जा रही है स्कीम्स। 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है। एंड ये कल 15 नवंबर का दिन था, जिसको जनजातीय गौरव दिवस बोलते हैं, जो कि बिरसा मुंडा के जन्म अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके लिए पीएम पीवीटीजी, याद रखिएगा, पीएम पीवीटीजी जो है वो लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ये है पीएम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा भी रखी गई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसी के लगे रखी गई थी। पीएम पीवीटीजी याद रखिएगा, ये है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और वही है कि लास्ट माइल जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँच सके, जो पीवीटीजीज है वो तक डेवलप हो सकें, है ना। और आप लोग एक काम ये कर सकते हो, टोटल जो पीवीटीजीज हैं, यानी कि टोटल जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, वो अभी कितने हैं? 75 है, याद रखिएगा, दे आर 75 इन नंबर, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कमीशन थी, कई कमीशंस हैं जो कि जैसे ढेबार कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है ना। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एंड इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत प्रिमिटिव मेथडोलॉजी है इनकी एग्रीकल्चर की, बहुत पुराने हैं, इन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, इनके नंबर बहुत कम बचे हुए हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, सिर्फ 3-4 कंडीशंस होती हैं पीवीटीजी बनने के लिए भी, है ना। तो जो मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, कंडीशंस जो है वो ये 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो कि पीवीटीजीज की रहती है। सेकंड है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी कि उनके लिटरेसी रेट कम होना चाहिए, वो भी रहता है। तीसरा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती है। और चौथा है डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, तो वो भी रहता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये 4 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई वो पीवीटीजीज की कंडीशन है। और इन्हीं कंडीशंस को देखने के बाद जो 75 पीवीटीजीज हैं अलग अलग स्टेट में, वो बनाई गई हैं। उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में है 6-7, उड़ीसा में आई थिंक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही है। तो एक बार आप लोग गूगल करके देखिएगा कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज हैं और कौन कौन से पीवीटीजी आपके स्टेट में है। एटलीस्ट आप अपने स्टेट के तो याद करके रखिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं अपने स्टेट के पीवीटीजीज जो हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह एज गाजा वॉर रेजेस वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप। और नाउ दिस अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन द इजराइल हमास और इजराइल गाजा वॉर। इसमें सबसे पहले तो ऑथर ने बताया कि जो योम किप्पूर वॉर था 1973 का, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इजराइल का ही वॉर है, योम किप्पूर वॉर 1973 का वॉर है। और ये इसके अलावा इजराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को 1982 में, और हिजबुल्ला ने इजराइल पे अटैक किया था 2006 में, तो वो भी वॉर था 2006 का। इसके अलावा इजराइल को गाज़ा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था 2005 में, जब सेकेंड इंतिफाडा चल रहा था, है ना, एंड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस चल रहा था। और गाज़ा पट्टी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि गाज़ा पट्टी से कौन सा अरबिक नेशन है जो कि बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है इजिप्ट शेयर करता है ना, राफा क्रॉसिंग है वहीं पे, और ये इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गाज़ा कन्फ्लिक्ट हुए हैं इसमें मतलब हमास का अभी इस बार चल रहा है जो भी इजराइल के साथ, इसमें एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि इनफैलिएबल इजराइल भी नहीं है, क्योंकि उनका जो
इंटेलिजेंस था, उनका जो डिफेंस सिस्टम था, उसको क्रॉस करते हुए हमास ने जो है वो अटैक किया उनके ऊपर है। तो दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट। इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने यहाँ पे जो बताई वो ये है कि जो जो गेन्स हुए थे इन द अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो बहरीन और कुवैत के साथ, बहरीन के साथ किया था इज़राइल ने साइन किया था, और मतलब अरब नेशंस के साथ भी पीस इस्टेब्लिश किया जा रहा था उनके साथ। तो वहाँ के जो गेन्स हैं वो हो सकता है थोड़ा सेटबैक उनको देखने को मिले, ठीक है ना। ऑथर ने कुछ डिफरेंसेस बताए, जैसे कि पहले जो होते थे, अनलाइक द प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ इजराइल फाइटिंग अ नॉन स्टेट एक्टर, दिस टाइम इट हैज़ हैड टू कॉन्टेम्पलेट द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमास, पीआईजे और हिजबुल्ला हाउदीज, इन सब का कॉम्बिनेशन इस बार वो उनको फेस करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द थिंग विच द ऑथर सेज कि इस बार डिफरेंस ये है। एंड इसके अलावा मैंने अब्राहम अकॉर्ड आपको बताया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ देखो लिखा भी है मैंने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ इजराइल एंड यूएई एंड बहरीन। तो यूएई और बहरीन के साथ अभी अकॉर्ड साइन किया था, अरब इजरायली अकॉर्ड जिसको बोला जाता है, कि इसराइल जो है अरब नेशंस के साथ अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑथर ने ये कहा है कि जो ये लड़ाई अगर लंबी होती जाएगी, अगर ये लड़ाई लंबी होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। एंड ना केवल आपका, जैसे देखो ठीक है, वॉर में नुकसान लाइफ का तो होता ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉर जब भी होगा तो लाइफ का तो नुकसान रहेगा ही रहेगा, लाइफ प्रॉपर्टी का नुकसान रहेगा ही रहेगा। प्रॉपर्टी यहाँ पे उससे ज़्यादा जो नुकसान है, बल्कि इकोनॉमिक लॉसेज जो हैं वो भी बहुत बड़ी रियलिटी रहते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ प्लस इकोनॉमिक लॉसेज जो आगे, क्योंकि वॉर को सस्टेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक मतलब वो फ्रंट है, तो बहुत पैसा इसमें जाता है। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस वॉर के साथ बिल्कुल एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो पहला जो चीज़ है वो ऑथर ने कहा वो है सेंट्रलिटी ऑफ अ पैलेस्टीनियन कॉज, है ना। जो इशू अभी तक इतना ज़्यादा उठ नहीं रहा था या इतनी उसको पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं इस वॉर के बाद जो पैलेस्टीन कॉज है वो रिस्टैब्लिश हो गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मतलब बरी नहीं हो पाया है, हमको कहना चाहिए, क्योंकि यूएस और इजराइल ने काफ़ी कोशिश की इसको बरी करने की, बट वो नहीं हो पाया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड। दूसरा जो ऑथर का कहना है वो ये है, द कन्फ्लिक्ट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डिस्पाइट ऑल टॉक्स ऑफ वेस्ट एशियाज ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी, द यूएस रिमेन्स द अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ द रीजन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो उन्होंने ये कहा कि कितनी भी हम बात कर लें कि वेस्ट एशिया काफ़ी मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी यूएस जो है वहाँ पर अल्टीमेट आर्बिटर है उस रीजन का, वहाँ की सिक्योरिटी का एंड स्टेबिलिटी का। तीसरा जो है ऑथर ने ये कहा कि हाइड्रोकार्बन एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं पूरे मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में, वेस्ट एशिया वाले पार्ट में, एंड वहाँ पे बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी एक्टिव हैं। इस कारण से जो वेस्ट एशिया का जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कभी भी अनडिमिनिश नहीं होगा एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई उसमें रहेगा। ऑथर ने ये कहा कि देखो जो फिनेंशियल मैं आपको लॉसेस बता रहा था काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग $51 बिलियन के आसपास के फिनेंशियल लॉसेज है जो कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अरब रीजन में आपको ये भी पता होगा कि अभी तक क्या था कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे वो हमास को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे या इनको मान नहीं रहे थे, बट जो ये वॉर हुआ इसका जो एक तरीके से पूरा इसका जो रेटरिक बना है उस कारण से हो क्या रहा है कि जो इसको कुछ लोग इस पोलिटिसाइज कर रहे हैं, इस्लामिक पोलिटिसाइजेशन हो रहा है। इस कारण से जो अरब कंट्रीज़ हैं और दूसरी जो रिजीम्स हैं उन वो भी मतलब पुश होते जा रहे हैं इस हमास की तरफ। तो इजराइल ने ये भी गलती की कि इसका रेटरिक चेंज कर दिया फ्रॉम टेररिज्म टू इस्लाम वर्सेस मतलब जुडाइज़म और ये सब चीज़ें हो गई इसमें। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जो कि हो चुका है। ऑथर ने ये भी कहा कि द लॉन्गर यू स्टे इन द केओस द मोर केओटिक विल बी द एग्जिट, है ना। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे वॉर में रहोगे उतनी ज़्यादा एग्जिट केओटिक रहेगी, और वही चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने यह भी कहा कि इंडिया के लिए ये देखने की ज़रूरत है कि हम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से पढ़ें समझें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पूरे ऑयल प्राइजेस हैं वो इस रीजन पर डिपेंड करते हैं। कल को अगर कुछ होता है, ऊंच नीच होती है इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज़ में, तो ऑयल प्राइजेस जो हैं वो ओवरशूट कर सकते हैं, जिस कारण से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या जो हमारी इकॉनमी है फॉर दैट मैटर वो कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्टेड हो सकती है। तो जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इट मे पोज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ आर ना केवल हमारे रिजर्व्स की, हमारे फाइनेंसेस की, बल्कि हमारे डायस्पोरा की जो कि वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस।
आगे एक और चीज़ देख लेते हैं दूसरे आर्टिकल में, द नोबेल इन इकोनॉमिक्स एज अ नीड टू कोर्स करेक्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है कि जो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था नोबेल प्राइज़, वो काफ़ी लेट दिया गया, वेल डिजर्विंग नोबेल प्राइज़ था, और ये भी हमारे यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है ना, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जो विमेन होती हैं बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकती हैं। कहीं यही रीज़न है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विमेन को दिए भी नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी जेंडर इनइक्वालिटी है जो कि शोकेस करता है, और ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में ही इस बार का नोबेल प्राइज़ भी था। तो वो चीज़ भी ऑथर ने यहाँ पे विजयश्री जयरामन जो है उन्होंने इसको मैटर को उठाया है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बस यही चीज़ है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टर्म एक इंपॉर्टेंट था वह एंड्रोसेंट्रिक बायस। ये टर्म लिख लेना, एंड्रोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं कई लोग इसको, एंड्रोसेंट्रिक बायस बोलते हैं। तो एंड्रोसेंट्रिक बायस जो होता है इसी को सेक्सिज्म बोलते हैं या फिर जेंडर बायस बोलते हैं। अब जेंडर बायस का मतलब क्या होता है कि एंड्रोसेंटिज्म का मतलब ये होता है जिसमें मेल और मैस्कुलाइन पर्सपेक्टिव को ही जनरलाइज किया जाता है, जिसमें मेल को सेंटर बना करके जब कोई बात की जाए, है ना। कई बार हम अनकॉन्शियसली बोल देते हैं, जैसे बोल देते हैं ना कि लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि भैया मेल्स डू नॉट क्राई, एक तरीके से हमने मेल सेंट्रिक एक स्टीरियोटाइप बना लिया। तो ये एंड्रोसेंट्रिज्म हो गया, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है इसी का अपोजिट होता है गाइनोसेंट्रिज्म होता है, जिसमें फीमेल या फेमिनाइन एक्सपीरियंस को सेंटर पे रखा जाता है, वो होता है गाइनोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है ना। तो गाइनोसेंट्रिज्म और एंड्रोसेंट्रिज्म हो गया। एंड्रोसेंट्रिज्म में मेल डोमिनेटेड, मेल सेंट्रलाइज्ड जो मतलब वो चीज़ें हैं वो कही जाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, दोनों समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा जो आर्टिकल है एडिटोरियल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तुलसी के राज ने आर्टिकल लिखा है, लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने, ग्रेव एरर इन लॉ। ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द सेम सेक्स कपल्स मैरिज इशू, जो केस गया था सुप्रियो केस में, है ना। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कि सेम सेक्स कपल्स डू नॉट हैव द राइट टू मैरी अंडर द स्पेशल मैरिजेस एक्ट। उनके पास राइट टू मैरी नहीं है अंडर द स्पेशल मैरिजेस एक्ट। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग इज ग्रेवली इनकरेक्ट। ये नहीं होना चाहिए था, और इट इज फंडामेंटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट ओवरलुक्ड इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ऑथर की ये कहना है कि सबसे पहली बात तो जो ये जजमेंट है वो राइट टू इक्वलिटी के साथ अडहेयर नहीं करता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इट इज़ नॉट प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन रादर दैन इट इज़ प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। जहाँ आपने नवतेज 2018 केस में डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, है ना, और मतलब आपने ये कहा था कि भाई जब आप डिक्रिमिनलाइज कर रहे हो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के, तो फिर मैरिज में आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्यों रख रहे हो। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन दैट द ऑथर रेजेस, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि अब हुआ क्या, कोर्ट ने ये भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये क्यूअर मैरिज या सेम सेक्स मैरिज आती कि नहीं आती, ये देखने के लिए एक डिफरेंट मतलब वो होनी चाहिए, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। तो ऑथर का ये कहना है कि भाई जजेस ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इस कारण से हम इसको यहाँ पे चेक नहीं करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, है ना। तो दैट इज द व्हाट द ऑथर इज रेज, देखिए यहाँ लिखा है ना, टू से दैट it will refuse to undertake this exercise because the exercise is complicated, runs counter to the established system of constitutional adjudication। तो फिर तो constitutional adjudication का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप चले गए, ठीक है ना। कल को पार्लियामेंट ये कहने लगे, पार्लियामेंट ये बड़े कॉम्प्लेक्स लॉज बनाने लगे और उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स कर दे कि जुडिशरी को ज़्यादा मेहनत लगे, तो कल को जुडिशरी का ये कह देगी क्या कि हम इस लॉ को इसलिए नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, या इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा इसलिए हम नहीं करेंगे। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली कि ये आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं करेंगे। आपको देखना चाहिए था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप बहुत ही सिंपली, और उसमें आपको कोई लेजिस्लेशन भी नहीं पास करना था, आपको तो बस सिंपल ये कहना था जो सेम सेक्स मैरिज है वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंतर्गत आ सकती है, हो सकती है। तो बस सिंपल सा था, आपको कोई इतना एनालिसिस नहीं करना था। दिस इज व्हाट द ऑथर इज रेज्ड इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला आर्टिकल है, देखो, द प्राइज ऑफ परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शन। अब ये देखो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, लंबा लिखा गया है, लेकिन आपको कीवर्ड जो बताएं फेडरल फ्रिक्शंस लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो फेडरल ब्रांचेस हैं उनमें कभी कभी जो फ्रिक्शन आता है, लड़ाई हो जाती है। तो फेडरल ब्रांचेस कौन कौन सी, जैसे सेंटर स्टेट हो गया, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कई बार लड़ाई चलती रहती है ना,
ऑब्वियस सी बात है, इसका रीज़न ये है कि कई बार सेंटर में कोई और पार्टी रूल करती है, स्टेट्स में अलग पार्टी रूल करती है, इस कारण से भी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे भी लड़ाई होती है, और कई बार वो पॉलिटिकल बायस के रूप में भी आपको देखने को मिलता है ना। तो दीज थिंग्स आर देयर, बट ऑथर का ये कहना है कि जो फेडरल बायसेस हैं और ये फेडरल जो फ्रिक्शंस हैं, इन कारण से होता क्या है, इन कारणों से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो फेडरल आर्म्स है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आ जाती हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट के कॉम्पिटिशन में आ जाता है, एक स्टेट सेंटर के कॉम्पिटिशन में आ जाता है। इसलिए होता क्या है कि सेंटर ने अपना लॉ पास किया, अब स्टेट हु बहू ओवरलैपिंग दूसरा लॉ पास करेगा। देखो लिखा भी है देखो सेंटर एंड स्टेट के बीच की जो एबरेशंस हैं, दे लीड टू डुप्लीकेटिंग द ईच अदर्स पॉलिसीज। क्या करते रहते हैं कि सेंटर ने कोई पॉलिसी लॉन्च की तो स्टेट उसको दूसरे नाम से दूसरी तरीके की पॉलिसी बना के लॉन्च करेगा। इट लीड्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ ईच अदर्स पॉलिसीज, है ना। जैसे पेंशन रिफॉर्म अगर आप देखें तो हर स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग एनपीएस चला रहा है, अब कुछ स्टेट ओपीएस देने लगे हैं। तो ये है क्या है, पेंशन रिफॉर्म ही, लेकिन अब वो कॉम्पिटिशन में है, इस कारण से उसके साथ कर रहा है ना। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर, एंड ऑब्वियस सी बात है सेंटर को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि वो स्टेट्स की पावर को असर ना करे और स्टेट्स को क्राउड आउट ना करे। कई बार ये यहाँ पे लिखा भी देखो, सेंटर स्टार्ट्स क्राउडिंग आउट द स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। कई जगहों पे हमने देखा है कि अब जैसे देखो यहाँ पे सेंटर का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सेंटर ने स्टार्ट कर दिया क्या, ये स्टार्ट किया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चालू कर दिया। गति शक्ति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है और सेंट्रलाइज्ड है, और बाकी स्टेट्स भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कुछ स्कीम्स लॉन्च किए होंगे। अब जब आपने गति शक्ति लॉन्च कर दिया तो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, गति शक्ति में। स्टेट्स के जो प्रोग्राम थे उनका क्या बन गया, भट्टा बैठ गया। तो ऑब्वियसली बात है ये डिफरेंस तो आ जाता है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन रेज्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, है ना। याद रखिएगा। Why are the IAS कोचिंग सेंटर्स बीइंग प्रोव्ड बाय CCPA? तो CCPA जो है यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो IAS जो कोचिंग्स हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? फाइन भी लगाया अभी 1 लाख रुपए का IAS बाबा के ऊपर, और आई थिंक 1-2 और IAS हैं, है ना। फाइन 4, चहल IAS अकेडमी, इकरा IAS, राउज IAS एंड IAS बाबा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है दे हैव, यहाँ पे उनका ये कहना है कि आप जो है, जैसे कि आपके क्लेम्स जो है कि हमने इतने लोगों को यूपीएससी निकलवाया, इतने फॉल्स क्लेम्स हैं। दूसरा ये है कि अगर 933 सीट्स थी यूपीएससी में टोटल 2022 में, 933 रिकमेंडेशंस थे, लेकिन अगर हम सारी कोचिंगों के जोड़ दें कि इन्होंने कितने सिलेक्शन कराए हैं, तो लगभग 3500 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाला है। तो वही IAS ने यहाँ पे CCPA का यही कहना है, क्लेम जो है कि आप लोग जो गलत क्लेम्स करते हो, झूठे वादे करते हैं ना, एक तरीके से वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत कवर्ड है ना। टॉप रैंकर्स के नाम आप यूज़ करते हो एड्स के लिए, एनरोलमेंट्स के लिए, वहीं पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि किस तरीके से आप, मतलब कई बार मिसयूज़ होता है, एक ही आदमी है, एक ही जगह पढ़ा है, लेकिन आप उसको 10 जगह का दिखाते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एडिनबर्ग टू कोझिकोड, यहाँ पे बात चल रही है कोझिकोड की। अभी केरला लिटरेचर फेस्टिवल है, 7th एडिशन होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट यूनेस्को अभी यूनेस्को ने नेम किया है कोझिकोड को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। अभी 15 दिन पहले की बात है, याद रखिएगा। कोझिकोड को क्या बनाया गया है, केरला का कोझिकोड है, इसको क्या बनाया गया है, सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इसको नेम किया है सिटी ऑफ लिटरेचर, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात, काफ़ी बड़ी हो जाती है बात, है ना। तो याद रखिएगा। एंड कोझिकोड इज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, एंड 2004 से यूनेस्को ने लॉन्च किया था क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया है सारी चीज़ें, तो उसके अंतर्गत इसको कहा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्रधानमंत्री टू ओपन समिट ऑन ग्लोबल साउथ टुमारो, इनॉग्रेट होगा सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। इसका सेकंड एडिशन है जो कि हो रहा है, एंड ये होस्ट किया जा रहा है इंडिया में, एंड दिस विल बी द सेकंड सच समिट इन लेस देन अ ईयर विच इज़ होस्टेड बाय इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होस्ट कर रहा है इसको इंडिया, और इसमें काफ़ी मैटर्स हैं, इसराइल, यूक्रेन, रशिया, ये सारे डिस्कस किए जाएंगे।
आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे तो आपको ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर यूके का जो टॉप कोर्ट है, यूके का जो लाइक कहना चाहिए यूके का सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऋषि सुनाक का जो रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इलीगल डिपोर्टीज़ हैं उनको हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको हम रवांडा भेज देंगे। रवांडा को पैसा भी दिया गया था काफ़ी ज़्यादा, उसको वहाँ के कोर्ट ने हटा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है ये गलत है, क्योंकि रवांडा की जो पॉलिसी अभी है वो दैट इज़ नॉट इन लाइन विद द यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट, और यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट का ही इंटरप्रिटेशन यूके जो है वो फॉलो करता है। देखो लिखा भी है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वही वैलिड है यूके में भी, है ना। तो इसी कारण से जब तक यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो जाती फैसिलिटीज़ रवांडा में, तब तक आप उसको नहीं भेज सकते हैं, ये बोल दिया है। इसको जॉनसन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि जो बोरिस जॉनसन थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है ना। तो इसलिए जॉनसन प्लान भी कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वर्ल्ड कप में हमने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फाइनल होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अब देखते हैं कल ही पता चल पाएगा, ठीक है ना। एक लास्ट न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। नासा एंड इसरो प्रिपेयर टू लॉन्च जॉइंट स्पेस मिशन। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, लिख लीजिए निसार, जो है वो लॉन्च होने वाला है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। कुछ टेस्ट बचे हैं, उसके बाद वो लॉन्च कर दिया जाएगा, वाइब्रेशनल टेस्ट एंड ऑल। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अब ये लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में जो है, और इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2 LMV2 के थ्रू ये लॉन्च किया जाएगा। निसार जो है एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी, एक तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट और ऑब्जर्वेटरी है, जिसको जॉइंटली इसरो और नासा डेवलप कर रहे हैं। एंड मिशन का जो लाइफ रहेगा 3 ईयर ड्यूरेशन रहेगा। ये सर्वे करेगा ऑल द अर्थ, लैंड एंड आइस कवर्ड सर्फेसेस वंस एवरी 12 डेज। 12 दिनों में हर एक बार ये अर्थ का पूरा लैंड और आइस कवर्ड सर्फेसेस को एनालाइज करेगा। और पहले 90 दिन तो कमिश्निंग पीरियड है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा 12 दिन में, ठीक है ना। एंड इट विल प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द प्लैनेट्स इकोसिस्टम, चेंजेस इन आइस मास, चेंजेस इन वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.